वेलकम टू एडिफिकेशन को, दिस इज शिवानी। सो अब हम चैप्टर 1 जो ज्योग्राफी का है, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, उसको अब कंटिन्यू करते हैं। अब हम एक ऐसे रिसोर्स के बारे में पढ़ेंगे जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे ह्यूमन लाइफ हो, चाहे वाइल्ड लाइफ हो, चाहे हमारे नेचुरल वेजिटेशन हो, चाहे हमारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम हो या हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम हो। वो कौन सा रिसोर्स है? वो है हमारा लैंड। सो अब लैंड तो आप जानते हो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हम सबके, हमारी डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम उसी के ऊपर चलते हैं, हमारा घर उसी के ऊपर है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमारे लैंड के ऊपर ही पूरा हम होलली डिपेंडेंट है, हमारी पूरी ह्यूमन लाइफ हो चाहे वाइल्ड लाइफ हो। आगे नेक्स्ट आता है कि इंडिया में हर चीज़ की बहुत ज़्यादा वैरायटी है। अब लैंड की भी वैरायटी है, जैसे कि फर्स्ट आते हैं प्लेन एरिया, प्लेन रीजन मिलेगा आपको। सेकंड हमारे को माउंटेन रीजन्स में देखे होंगे आप लोग, कई बार घूमने फिरने भी गए होंगे। प्लेट्यू रीजन्स हैं जहाँ से हमारे मिनरल्स, फॉसिल फ्यूल्स और रिजर्व्स निकलते हैं। और फिर आता है हमारा आइलैंड्स। देखिए आपने सीखा होगा या उसके ऊपर आप हाईलाइट्स करते हो कि कहाँ है हमारे स्टेट्स, तो देखा होगा कि कितने सारे आइलैंड्स और पढ़ा भी होगा आपने। तो नेक्स्ट आता है कि अब कितने कितने परसेंट हमारी इंडिया में क्या है। अब 43% जो है वो हमारा प्लेन रीजन है, जिसको हमने एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में दे रखा है, क्योंकि हम माउंटेन रीजन में तो नहीं कर सकते ना खेती, तो इसलिए माउंटेन रीजन्स को हमने दे रखा है टूरिज्म के लिए और इकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स के लिए। नेक्स्ट आता है हमारा, फिर आता है, मैंने आपको जैसे बताती हूँ, प्लेट्यू रीजन है जहाँ पे हमारे मिनरल्स, फॉसिल फ्यूल्स, रिजर्व्स और हमारे फॉरेस्ट जो हैं वो कितना है, 27% एरिया है। अब आता है कि लैंड के यूजेस और क्या यूज है लैंड रिसोर्स के। तो फर्स्ट हम फॉरेस्ट के लिए यूज करते हैं, जो आप सबको पता है। नेक्स्ट आता है सेकंड, अब वो ये चीज़ आपको पता होती है, बट आप बोलते हैं कि लैंड जो है वो अवेलेबल है, बट कल्टीवेशन के लिए हम उसको यूज़ नहीं कर रहे हैं। जैसे कि बैरन एंड वेस्टलैंड, कई बार देखा होगा आपने कि कुछ बंजर ज़मीनें ऐसी पड़ी हुई हैं, तो उनको हम नॉन एग्रीकल्चर यूजेस के लिए डाल देते हैं। जैसे कि हमारे रोड्स बनते हैं, हमारे हाईवेज हैं, या हमारे जो भी गवर्नमेंट रिलेटेड प्रोजेक्ट्स होते हैं वो हम उन लैंड पे बनाते हैं। अब हम जो हमारी कल्टीवेटेड लैंड है हम उन पे तो ये सब चीज़ें नहीं बना सकते। नेक्स्ट आता है हमारी जो अनकल्टीवेटेड लैंड है, अदर देन अनकल्टीवेटेड लैंड है, वो कौन सी है? अदर अनकल्टीवेटेड लैंड और कौन सी पाई जाती है हमारे इंडिया में? फर्स्ट तरह की तो होती है जो परमानेंट ग्रेजिंग और पैस्चर लैंड्स को दे रखी है, जहाँ पे हम एनिमल को लेकर एनिमल की फीडिंग होती है। सेकेंड पार्ट आता है कि मिसलीनियस ट्री क्रॉप्स, जहाँ पे जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था साइंस में 8th या 7th में वीड्स के बारे में, जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं जो खुद उग जाते हैं। तो हमने वहाँ पे कोई कल्टीवेशन नहीं किया, वो खुद ही ट्रीज जो है वहाँ पे वो उगे हुए हैं। थर्ड आता है हमारा कल्चरेबल वेस्टलैंड, मतलब कि काफ़ी एग्रीकल्चर ईयर से वहाँ पे कोई भी कल्टीवेशन, मतलब वहाँ पे हमने कोई भी खेती नहीं की है। फिर आती है हमारी फैलो लैंड्स, जैसे कि करंट फैलो लैंड, जिसको एक एग्रीकल्चर ईयर में एक या एक से कम बार वहाँ पे कल्टीवेशन हुई होगी। नेक्स्ट आती है हमारी अदर देन करंट फैलो लैंड, वो होती है जहाँ पे 1 से 5 एग्रीकल्चर ईयर हो गए जब तक हम जहाँ पे हमने अभी तक खेती नहीं की है। फिर आता है हमारा नेट सोन एरिया, मतलब कि ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया होता क्या है? वो एरिया सोन, जो एरिया है जिसपे हम खेती करते हैं मोर देन वंस इन एन एग्रीकल्चर ईयर, एक एग्रीकल्चर ईयर में एक से ज्यादा बार जब हम खेती करते हैं प्लस नेट सोन एरिया ऐड कर देते हैं, तो उसको हम ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिख लीजिएगा दोबारा। मोर देन वंस इन एन एग्रीकल्चर ईयर, एक एग्रीकल्चर में एक से ज्यादा बार प्लस नेट सोन एरिया, इसको ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं कि अब मैं आपको बताती हूँ जियोग्राफिकल एरिया जो है वो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर जो है अप्रॉक्स, मैं बोल सकती हूँ 93% जो है हमारा जियोग्राफिकल एरिया जो है वो यूजेस में है। काफ़ी ऐसे स्टेट्स हैं जैसे आसाम है जहाँ पे प्रॉपरली अभी यूज़ नहीं हुआ है, नॉर्थ ईस्ट में ज़्यादा यूज़ होता है बट आसाम को छोड़ के। फिर आता है जो जम्मू एंड कश्मीर, हमारा ऑक्यूपाइड बाय पाकिस्तान है, और हमारा चाइना के कुछ ऐसे बॉर्डर्स जो अभी सर्वे नहीं हुए हैं। हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि 93% है अभी तक हमारा जियोग्राफिकल एरिया, उससे ज़्यादा भी हो सकता है सर्वे करने के बाद। ओके, अब क्या है, अब हम परमानेंट किसी चीज़ को करते रहते हैं, बार बार करते रहते हैं, वो बात अलग है। हम लोग पढ़ते रहेंगे तो वो हमारे लिए बेनिफिशियल है, बट कोई भी काम हम एक ही चीज़ पे बार बार करते रहेंगे तो वो क्या होता है, उससे चीज़ें खराब होती हैं। जैसे कि अब मैं परमानेंट ग्रेजिंग, रोज एनिमल्स को लेके जा रही हूँ, उनको खिलाई जा रही हूँ, बट वो लैंड तो क्या हो रही है, लैंड की जो क्वालिटी है वो क्या हो रही है, तो जो हमारी लैंड वो बची है ना परमानेंट ग्रेजिंग के लिए, वो डिक्रीज होती जा रही है। अब जो अदर देन करंट फैलो लैंड है, अगर उस पर हमें कल्टीवेशन करना है, मतलब खेती करनी है, तो जो कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, या तो वो लैंड उतनी अच्छी क्वालिटी की नहीं होती कि मैं उसके ऊपर खेती कर सकती हूँ।
अब क्या करना चाहिए, तो अगर हम इसको नेट सोन एरिया में ऐड कर दें तो हमारा जो एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी जो है इंडिया की, वो अगर हम देखा जाए तो हमारा जो टोटल एरिया हो जाएगा वो 54% हो जाएगा। अब ऐसा मत बोलना कि इसमें, अब क्या होता है कई बार क्या होता है कुछ एग्जैक्ट नहीं है, ऐसा नहीं है कि 50-50 का प्रोपोर्शन है, 1:1 का प्रोपोर्शन रहता है, नहीं ऐसा नहीं है। कई बार पंजाब और हरियाणा में 80% मैं बोल सकती हूँ कि यहाँ पे कल्टिवेटेड लैंड है, 80% यहाँ पे नेट सोन एरिया है, 20% अरुणाचल प्रदेश है इन साइड और कोई स्टेट्स में इतना होगा। ऐसा नहीं होता हमेशा 1:1 के आपको प्रोपोर्शन में मिले, नहीं, कहीं ज़्यादा हो सकता है कहीं कम हो सकता है। उसके बाद आता है, अब सबको पता है फॉरेस्ट हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हम लोग बोलते भी हैं, हम लोग फॉरेस्ट को काट काट के अपने उस रिसोर्स को ख़त्म करते जा रहे हैं और अपने यूजेस के लिए हम ट्रीज़ को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। अब क्या है, जो वहाँ पे लोग रहते हैं, जैसे जितनी भी वाइल्ड लाइफ थी, उसके बाद आपने देखा होगा हमने एनिमल्स को काफ़ी ऐसे वाइल्ड लाइफ एनिमल्स रहते हैं जिनको उस फॉरेस्ट में ही रहने की आदत होती है। अब उनको हम जू वगैरह में ले आते हैं तो वो उतने कंफर्टेबल नहीं होते। अब वहाँ पे कई ट्राइबल रीजन्स भी पड़े होंगे अपने, कुछ ऐसे आदिवासी रहते हैं, जिससे क्या होता है, अब उनकी जो वाइल्ड लाइफ जो लाइवलीहुड है, अगर फॉरेस्ट ही नहीं रहेंगे तो वो उनका जीवन भी नहीं रहेगा। तो हम लोगों की डिज़ायर होती है कि 33% जो होना चाहिए हमारा फॉरेस्ट एरिया होना चाहिए, बट हमारी डिज़ायर से भी कम है हमारा फॉरेस्ट एरिया। अब आता है हमारा नेक्स्ट आता है, अब वेस्ट लैंड कौन सी होती है, आप लोग सोचो, जहाँ पे रॉकी एरिड सॉइल होती है, डेजर्ट्स हम लोग बोल सकते हैं, पथरीले वगैरह एरियाज होते हैं, वो वेस्ट लैंड होगी। अब हमारे आते हैं कुछ नॉन एग्रीकल्चर यूजेस के लिए हम यूज़ कर लेते हैं, मैं पहले बता चुकी हूँ। फिर आता है हमारा कि अगर आप लोग भी जानते हैं किसी चीज़ का हम कॉन्टिन्यूटी में यूज़ करते हैं तो वो चीज़ की क्वालिटी भी कम होती जाती है। ऐसी लैंड को अगर हम कॉन्टिन्यूस यूज़ करते रहेंगे तो उसकी जो फर्टिलिटी और जो उसकी क्वालिटी है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, जिसको हम लैंड डिग्रेडेशन कहते हैं। अब देखा जाए हमारे 95% जो है हमारा जो लाइवलीहुड है, हमारा जो जीवन है वो किस पे है, क्लोथिंग पे, फूड पे, शेयर हाउस पे, इसी पे, और लैंड जो है इसे डायरेक्टली डिपेंडेंट है। अब क्या होता है कि माइनिंग, अब हमारी जो लैंड है ना वो ऐसे बोल सकते हो कि वाटर की वजह से भी लैंड डिग्रेड हो रही है, माइनिंग की वजह से भी लैंड डिग्रेड हो रही है, और कहीं पे सेलाइन एंड अल्काइन मतलब कि कहीं नमकीन ऐसे होता है ना कि यहाँ पे सॉल्टी वाटर या सॉल्टी एरिया होता है जहाँ पे उतनी फर्टिलिटी हमारी लैंड की नहीं होती। अब क्या है कि माइनिंग साइट्स जो हैं, अब माइनिंग होगी, ओवर ग्रेजिंग होगी, ओवर इरिगेशन हो गए, देश हो गया, ये सब डाल सकते हो आप। और अगर हम उसमें ओवर इरिगेशन में जानते हैं तो हम लोग पंजाब हरियाणा का नाम डाल सकते हैं, तो वो एग्जाम्पल्स आपकी बुक में गिवन है, तो उनको याद कर ले, एटलीस्ट एक या दो तक स्टेट्स के नाम तो आप याद कर लो कि एग्जाम्पल में आप डाल सको। ओके, फिर अब लैंड डिग्रेडेशन को कैसे रोके, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, जैसे हम बोलते हैं पॉल्यूशन को कैसे रोके, वैसे लैंड डिग्रेडेशन का भी हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो फर्स्ट अगर लैंड डिग्रेडेशन का एक बार ये डेफिनेशन, कॉन्टिन्यूस यूज ऑफ लैंड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम विदाउट टेकिंग एप्रोप्रिएट मेजर टू कंजर्व एंड मैनेज इट। मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ कि बता भी चुकी हूँ कि अगर हम किसी चीज़ का कॉन्टिन्यूस यूज़ करते हैं लॉन्ग पीरियड तक तो उसकी क्वालिटी कम हो जाती है, इसलिए हमें उसको कंजर्व भी और कैसे मैनेज करके रखें जिससे उसकी क्वालिटी भी बनी रहे और हमारा काम भी हो जाए। ऐसा मेजर टू सॉल्व प्रॉब्लम ऑफ लैंड डिग्रेडेशन यही है। फर्स्ट है एफॉरेस्टेशन, जिसको हम जानते हैं बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन, एफॉरेस्टेशन। एफॉरेस्टेशन मतलब ज़्यादा से ज़्यादा क्या लगाएं, हम प्लांट्स लगाएं। फिर आता है प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग, मतलब मैंने आपको बताया जैसे कि एनिमल्स जो हैं वो लैंड पे जाके फीड करते हैं, तो उससे भी हमारी जो लैंड की है क्वालिटी कम होती है, तो हमें उस पर ध्यान देना चाहिए। टू कंट्रोल ओवर ग्रेजिंग, प्लांटिंग ऑफ शेल्टर बेल्ट्स ऑफ प्लांट्स, हमें वो ग्रेजिंग प्लांटिंग लगानी चाहिए, मतलब कि वो प्लांट्स जो हमारे एनिमल्स खाते हैं, हमारे कैटल्स खाते हैं, तो वो ही सब चीज़ें उन प्लांट्स के एक बेल्ट लगाओ, बेल्ट मतलब कि एक लेयर लगा दो, वो हो गया। स्टेबलाइजेशन ऑफ सैंड ड्यून्स बाय ग्रोइंग थॉर्नी बुशेस, ये बहुत वैसा है, आप लोगों ने देखा होगा कि रेत जो है वो उड़ती रहती है, तो उससे क्या है हमारी वाटर, जैसे हमारी सॉयल थी अब यहाँ से इधर से उधर उड़ के आ रही है चीज़ें, तो उससे क्या है वो आप देख, अब डेजर्ट एरिया भी एक लैंड है, अगर वहाँ से रेत ही उड़ जाएगी तो वो तो लैंड, उसका वही मतलब है, जब रेत उड़ जाती है तो उसका मतलब है लैंड डिग्रेड हो रही है। तो हमें थॉर्नी बुशेस लगानी चाहिए, कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं डेजर्ट एरियाज के लिए जो रेत को ऐसे पकड़ के रखती है, उड़ने नहीं देती है,
उसको बहने नहीं, उसको डिग्रेड होने नहीं देती। कंट्रोल ऑफ माइनिंग एक्टिविटीज़, हम सबको पता है हम मिनरल्स वगैरह तो निकालते हैं बट उससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है हमारे नेचर को, हमारे माउंटेन्स को, हमारे प्लेट्यूज को। नेक्स्ट आता है अवॉइड ओवर इरीगेशन एंड ओवर यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स। बचपन से पढ़ रहे हैं ओवर इरीगेशन को अवॉइड करो और ओवर यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स को, मतलब फर्टिलाइजर्स जो हम लोग यूज़ करते हैं अपनी खेती के लिए, पहले हम नेचुरल यूज़ करते थे बट अब क्या हो गया, हम लोगों को केमिकल यूज़ करने पड़ते हैं। तो इन सब चीज़ों से बचो, इससे क्या होगा, हमारी लैंड डिग्रेडेशन जो है वो कम हो जाएगी। तो ये क्या है हमारे मेजर्स जिससे हम लोग लैंड डिग्रेडेशन को कम कर सकते हैं। सॉइल जो है एक रिसोर्स है, हम सब जानते हैं हमारे रिन्यूएबल रिसोर्सेज में आता है वो। उसके बाद क्या है कि सॉइल जो है हम एक मीडियम है हमारे प्लांट को रीग्रोथ, मतलब प्लांट की ग्रोथ के लिए और लिविंग ऑर्गेनिज्म को सपोर्ट भी करता है सॉइल जो है। अब हमारा एक लिविंग सिस्टम है, हम सब जानते हैं सॉइल की फॉर्मेशन को मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं बनने में, उसका एक प्रोसेस होता है, हम डिकम्पोजिंग भी करते हैं, हम क्लाइमेट भी देखना पड़ता है, क्लाइमेट चेंज उसका देखना पड़ता है। फिर उसके बाद उसका टेम्परेचर हो गया, वाटर से पानी हमारे लिए एक फैक्टर हो गया, टाइम एक बहुत बड़ा फैक्टर है हमारे लिए, एक केमिकल चेंजेस भी जो होते हैं वो सॉइल की फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। तो ये सारे जो है वो फैक्टर्स हैं जो सॉइल की फॉर्मेशन में हमें हेल्प करते हैं। तो दोनों तरह के फैक्टर्स यूज होते हैं, ऑर्गेनिक भी और इनऑर्गेनिक भी। अब देखा जाता है कि क्लासिफिकेशन जो सॉइल की है वो किस बेसिस पे होती है, तो वो होती है कलर, कैसा कलर है, कैसे थिकनेस है, कि कैसे टेक्सचर है हमारी सॉइल का, एज कितनी, कितना टाइम पीरियड, केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज का क्या है इस पे है। तो अब हम फर्स्ट पढ़ते हैं एलुवियल सॉइल पढ़ते हैं, फिर आगे बताती हूँ कि केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज कैसे सॉइल के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। देखो फर्स्ट आता है एलुवियल सॉइल, तो ये नॉर्थन प्लेन्स में मिलता है, हम सबको पता है, बट ये डिपॉजिट हो रखा है हिमालयन रिवर्स के वजह से, जैसे कि इंदुज होगी, गंगा और ब्रह्मपुत्र होगी। अब ये ईस्टर्न कोस्टल प्लेन में भी पाया जाता है, जो डेल्टास पार्ट भी हमारे महानदी होगी गोदावरी एंड द कृष्णा एंड द कावेरी रिवर के पास भी आपको ये एलुवियल सॉइल मिलती है। फर्टाइल सॉइल है, बहुत अच्छी होती है हमारी कल्टीवेशन के लिए, एग्रीकल्चर के लिए बहुत ज़्यादा यूज होती है। अब क्या है, ये जो सॉइल है उसमें वेरियस प्रपोर्शंस पाए जाते हैं, जैसे सैंड भी होगा, स्लिट भी होता है और क्ले भी होता है इसके अंदर। अब जैसे जैसे हम लोग रिवर वैलीज की तरफ अगर जाएं तो जो इसके हैं तो बिगर साइज ऑफ जो सॉइल में बिगर साइज ऑफ पार्ट मिलते हैं कुछ सॉइल के, मतलब कि बड़े बड़े टीले टाइप के मिल सकते हैं इस सॉइल में। तो जैसे जैसे हम रिवर वैलीज की तरफ जाएंगे, अगर हम अपर पार्ट में जाते हैं एट द टॉप ऑफ द स्लोप जाते हैं, तो ये जो सॉइल है वो कोर्स हो जाती है, जिसको हम एक तरह से बोल भी सकते हैं जैसे डुअर्स, टेराई और छाउस की तरफ ऐसी फॉर्मेशन मिलेगी सॉइल की। अब ये मैंने आपको बता दिया कि एग्रीकल्चर के लिए बेस्ट यूज है। अब जो सॉइल है अब उसको एज के बेसिस पे कैसे बताया, वो ये इसलिए है कि इसकी एज दो तरह की सॉइल होती है, ओल्ड एलुवियल सॉइल जिसको हम भांगर कहते हैं और न्यू एलुवियल सॉइल जिसको हम खादर कहते हैं। अब भांगर जो होती है वो नोड्यूल्स, मतलब कि कंकड़ पाए जाते हैं उसमें ज़्यादा, खादर जो होती है वो फाइनाइट सॉइल है, उसमें उतने कंकड़ नहीं होते, वो फर्टाइल है किसके मुताबिक, हमारे भांगर सॉइल के। तो भांगर सॉइल कम फर्टाइल होती है और खादर सॉइल हमारी ज़्यादा फर्टाइल होती है। तो मैंने बता दिया। उसके बाद आता है इंटेंसिवली कल्टीवेटेड है, क्योंकि इसमें फर्टिलिटी सॉइल की बहुत ज़्यादा होती है, तो यहाँ पे काफ़ी भारी मात्रा में हम लोग एग्रीकल्चर, हमारी कल्टीवेशन, हम खेती करते हैं। डेंसली पॉपुलेटेड है, काफ़ी पॉपुलेशन जो है वो डेंसली है इसमें। रिच इन पोटैश, अब देखो कि केमिकल और फिजिकल चेंजेस में मतलब इसमें क्या क्या पाया जाता है, इसमें पोटैश पाया जाता है, फॉस्फोरिक एसिड है, लाइम, जो हमारी किस खेती के लिए यूजफुल है, तो ये है शुगर केन, पैडी, वीट एंड अदर पल्सेस, सीरियल्स जो भी हैं उन सब के लिए ये बहुत परफेक्ट सॉइल है जिसके ऊपर हम इन सब चीज़ों की खेती कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आता है ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल मतलब ब्लैक कलर की होती है ये, इसको देखा कलर का बेसिस अब पता चल रहा है आपको कि कैसी किसका क्या कलर है, ये सॉइल में इस बेसिस पे भी हो रखा है। तो देखो ब्लैक कलर का है, रीगर सॉइल भी कहते हैं इसको। एंड कॉटन की सबसे ज़्यादा इस पे कल्टीवेशन होती है, खेती सबसे ज़्यादा कॉटन के लिए ही बेनिफिशियल है।
तो ब्लैक कॉटन सॉइल भी इसको कहते हैं। प्लेट्यू रीजन में ज़्यादा जैसे महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, एमपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गोदावरी एंड कृष्णा वैली के पास भी इसका जो मटेरियल होता है वो क्लेई मटेरियल होता है। होल्ड मॉइस्चर को बहुत जल्दी होल्ड करके रखता है, इसमें मॉइस्चर बहुत ज़्यादा देर तक होल्ड रहता है। रिच इन कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटेशियम, लैम। अब क्या है, इसमें कैल्शियम कार्बोनेट है, मैग्नीशियम है, पोटेशियम, लाइम है, बट फॉस्फोरिक एसिड की इसमें कमी होती है। अब जैसे कि हमारा क्या है कि हम इस सॉइल में क्या है कि मैंने जैसे आपको बताया मॉइस्चर को ज़्यादा होल्ड करके रखता है, तो इससे क्या प्रॉब्लम होती है, जब फर्स्ट शावर होता है और टिल द मॉनसून पीरियड तक, प्री मॉनसून पीरियड तक होता है, इस पे काम करना बहुत ज़्यादा, मतलब कि खेती करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि क्या करती है ये बहुत क्लेई हो जाती है, मतलब मॉइस्चर होल्ड करती है, इसकी वजह से ये थोड़ी क्ले टाइप के बोलते हैं, उसके ऊपर हम खेती करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो ज़्यादा नमी को पकड़ के रखते हैं। नेक्स्ट आता है रेड एंड येलो सॉइल, थर्ड तरह की सॉइल, ईस्टर्न एंड साउथर्न पार्ट्स ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू में पाई जाती है ये। ओडिशा, छत्तीसगढ़, साउथर्न पार्ट्स ऑफ द मिडल गंगा एंड अलोंग विद द पिडमेंट जोन ऑफ द वेस्टर्न घाट्स, जो इन घाट्स पे भी हमारे को पाई जाती है। जैसे यहाँ पे पिडमेंट जोन थे सॉइल के, जो उसमें दिखाए गए थे, कौन से थे, वो हमारे क्या तेराई, छाउस, ये और ये सब क्या थे, हम थे एलुवियल सॉइल के पिडमेंट जोन थे। ऐसे इसमें वेस्टर्न घाट में रेडिश कलर की होती है, कलर फॉर्मेशन कलर के बेसिस पे बता रहे हैं। आयरन, क्योंकि इसमें डिफ्यूजन होता है किसका, आयरन क्रिस्टलाइन का एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स के साथ। तो ये तो होगी इन तीनों की। अब नेक्स्ट सॉइल आती है, अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं लेटराइट सॉइल के बारे में। हैवी रेनफॉल एंड हाई टेम्परेचर है। एक सेकेंड वो बताना था कि जो रेड एंड येलो सॉइल में था उसमें क्या है, लो रेनफॉल होती है वहाँ पे, और अब लेटराइट सॉइल में कैसी है, हैवी रेनफॉल है और इसका टेम्परेचर इतना हाई रहता है। कहाँ कहाँ पाई जाती है, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश एंड हाईली एरियाज ऑफ ओडिशा एंड आसाम। अब क्या है, ये कल्टीवेशन के लिए रेडी हो जाती है, बट जो मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स के यूज़ के बाद इसके ऊपर हम एक डोसेस देनी पड़ती है हमें मैन्योर और फर्टिलाइजर्स की, जिससे हम इसको कल्टीवेशन के लिए यूज़ कर सकें। लो ह्यूमस कंटेंट होता है, क्योंकि वैसे ही हमारा क्या है हाई टेम्परेचर रहता है यहाँ पे, तो इसका जो कंटेंट कैसा होता है, लो ह्यूमस कंटेंट होता है। नेक्स्ट आता है एरिड सॉइल, वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान में पाई जाती है। प्रॉपर इरिगेशन के बाद ही हम इसके ऊपर कल्टीवेशन खेती कर सकते हैं। लैक ह्यूमस एंड मॉइस्चर की भी, ह्यूमस की तो चलो इसमें है, मॉइस्चर की भी है। ड्राई क्लाइमेट, हाई टेम्परेचर मेक इवेपोरेशन फास्टर, इस पे इवेपोरेशन ज़्यादा होता है। सॉल्ट कंटेंट हाई इसलिए रहता है, जो वाटर इवेपोरेशन से ही सॉल्ट जो होता है यहाँ पे कंटेन होता है। नेक्स्ट आता है फॉरेस्ट सॉइल कौन सी है, हिली एंड माउंटेन एरिया, सफिशिएंट रेन फॉरेस्ट फीचर्स, यहाँ पे रेन फॉरेस्ट जो है सफिशिएंट होनी चाहिए। अब जो है फीचर्स है ना वो इसके डिफर होते रहते हैं लोकेशन के थ्रू, अलग अलग जगह पे अलग अलग फीचर्स पाए जाएंगे इस सॉइल के। लोमी एंड सिल्टी इन वैली साइड्स, कोर्स ग्रेडेड इन अपर स्लोप्स, वैली साइड्स में जाओगे तो लोमी एंड सिल्टी मिलेगी, कोर्स ग्रेन देखोगे अपर स्लोप्स में मिलेगी। सिल्ट इन लोअर पार्ट्स ऑफ द वैलीज में ऐसी पाई जाएगी। तो रिवर ट्रेसेस एंड एलुवियल फैन आर फर्टाइल। तो ये क्या है, ये सब थे हमारे जितनी भी सॉइल थी, कितनी थी, 6 तरह की सॉइल थी, उन सब के फीचर्स थे। और आप इन फीचर्स को नोट कर लेना, अगर किसी चीज़ में मतलब स्क्रीन क्लैरिटी ना हो तो मैंने जो बोला उसके साथ नोट करते जाना। नेक्स्ट आता है, अब हम पढ़ेंगे, तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सॉइल इरोजन एंड सॉइल कंजर्व, सॉइल को कंजर्व कैसे करें। तो फर्स्ट आता है नेचुरल वेज के थ्रू भी सॉइल का इरोजन होता है, जैसे कि मैंने विंड, ग्लेशियर्स के थ्रू, वाटर लीड टू सॉइल इरोजन। इन सब चीज़ों की, वाटर की वजह से, ग्लेशियर्स की वजह से भी सॉइल जो है हमारी उसकी क्वालिटी इरोज मतलब ख़त्म होती जा रही है। ह्यूमन एक्टिविटीज़ के थ्रू भी, डिफॉरेस्टेशन की वजह से, ओवर ग्रेजिंग, फिर हमारा कंस्ट्रक्शन, माइनिंग एक्टिविटी, ये सब क्या करते हैं, जो लैंड कल्टीवेशन की यूज़ नहीं होती उसको हम बैड लैंड कहते हैं। अब क्या है, हम सब चीज़ों को कैसे, सॉइल को, अब जैसे कि हमने डीप में पढ़ ही चुके हैं कि लैंड डिग्रेडेशन को कैसे बचाना, तो एज सिमिलर टू वैसे ही होता है
कि उसी सब चीज़ों से सॉइल भी इरोड हो रही है। तो नेक्स्ट है, अब इसके मेजर्स पढ़ लेते हैं कि इन सब चीज़ों को कैसे हम ठीक कर सकते हैं। स्ट्रिप क्रॉपिंग का मतलब होता है, मतलब मेरे पास एक लैंड है और मैंने क्या किया है, लाइन वाइज खेती की है ऐसे, तो उसको क्या करेंगे, स्ट्रिप क्रॉपिंग कहते हैं। प्लांटिंग शेल्टर बेल्ट, मतलब कि एक पूरी एक बेल्ट लगाओ, मतलब कि प्लांट्स इतने ज़्यादा लगाओ तो ये पूरी एक शेल्टर बेल्ट लगाओ। नेक्स्ट होते हैं इन द हिली एरियाज, हम सब जानते हैं पहाड़ी इलाकों में आपने कभी ना कभी घूमने भी गए होंगे, तो वहाँ पे जो फार्मिंग होती है, कल्टीवेशन जो होती है वो बहुत अलग तरह से होती है। टेरेस फार्मिंग आप सब जानते हो, खेती नुमा। कंटोर प्लानिंग भी जानते हो, हम क्या कंटोर प्लॉइंग है, सॉरी कंटोर प्लानिंग भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो आगे हम एक वीडियो बनाएंगे जिसमें मैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डाल दूंगी। ओके, तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं। बी मोटिवेटेड एंड कीप लर्निंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर माय चैनल। बाय।